हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अब आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर 13 यानी 13वां, और अगर सेकेंड बुक के हिसाब से देखें तो ये चौथा चैप्टर है। चैप्टर है एमीन। अब आ जाते हैं बायोलॉजी। ये समझो यहाँ से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। एमीन एक ऐसा है जो कई महत्वपूर्ण यौगिकों में पाया जाता है। जैसे प्रोटीन में भी एमीन होता है, विटामिन्स में भी होता है, एल्कलॉइड में होता है। और प्रोटीन में जब होता है तो ये समझ लीजिए कि डीएनए में भी एमीन पाए जाते हैं। वो बात अलग है, उनमें और भी क्षार समूह पाए जाते हैं, क्षार मूलक होते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन होती है। वो डीएनए जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। तो अब आ जाते हैं एमीन के बारे में बात करते हैं। एमीन दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो एलिफेटिक को हम पहले लेंगे, उसके बाद में एरोमेटिक। एलिफेटिक एमीन, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी मेथिल एल्किल श्रृंखला जुड़ी होगी NH2 के साथ में, यानी कि NH2 या NH के साथ या N के साथ में। केवल यहां पर द्वितीयक तृतीयक हो सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन हो सकते हैं। लेकिन पहले हम एमीन के बारे में जानेंगे, एमीन क्या है। तो एमीन की ये डेफिनेशन लिखी है और जिसके कुछ उदाहरण भी लिखे। एमीन होते क्या हैं और इनका उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एमीन अमोनिया से एक या एक से अधिक, अमोनिया जो परमाणु होता है, यौगिक होता है, परमाणु नहीं सॉरी यौगिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा बने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। अमीन जो है, इस अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इनके तीनों हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा बने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। ये प्रकृति में, यानी कि जो नेचर में है, प्रकृति में प्रोटीन तो ये स्किन हमारी जो बनी है, प्रोटीन, पेड़ पौधे प्रोटीन, बहुत जो अधिकतर वस्तुएं जो भी होती हैं, जो ह्यूमन होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, यानी कि जीवित प्राणी, उनमें भी सब में प्रोटीन पाई जाती है। और मांसपेशियां भी प्रोटीन की होती हैं और डीएनए भी हमारा प्रोटीन से निर्मित होता है। ये बाल है, ये कैरोटीन प्रोटीन है, नाखून भी कैरोटीन प्रोटीन है। और कई प्रकार की होती है, पेरिन प्रोटीन बहुत सी होती हैं। इसी प्रकार से विटामिन्स, और विटामिन्स आप जानते हैं विटामिन्स के 2 ग्रुप होते हैं। विटामिन्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको यहीं पर बताते चलते हैं। यदि आप डेका लिख दें, DEKA, डेका यानी विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ए, विटामिन डेका, ये विटामिन चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी और बी कॉम्प्लेक्स, यानी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, यानी कि ये जो बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, ये सब जल में घुल जाते हैं। वसा में डेका, यदि आप डेका याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी और सी और बी या बी और सी बोलेंगे तो विटामिन बी और सी बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, उसके बाद में B12। तो ये क्या हो जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में एल्केलॉइड, यानी एल्केन प्लस अल्कोहल, तो ये हो जाते हैं एल्केलॉइड, और एल्केलॉइडों में भी प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके अलावा हार्मोन्स, कई प्रकार के हार्मोन मनुष्य की बॉडी में सेक्रेट होते हैं, यानी सेक्रेशन होता है, इनका उत्सर्जन होता है मनुष्य की बॉडी में। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मनुष्य की बॉडी के अलावा पेड़ पौधों में भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं। पेड़ पौधों में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, और कई प्रकार के हार्मोन होते हैं। SCB का है, जो पेड़ जिससे फल पकते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स होते हैं जिनसे कई जननिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। इनकी कमी के कारण अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं, घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
मनुष्य स्वस्थ तो दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो डैमेज होता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से कार्य नहीं करती। हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्मोन्स की कमी के कारण कई हानिकारक बीमारियां हो जाती हैं, तो इनमें भी एमीन पाए जाते हैं। अब कुछ एमीन की बात करते हैं, इनमें कुछ निम्न है एमीन। तो पहला एड्रीनिल और एफ्रेडिन का उपयोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में किया जाता है। इनमें द्वितीयक एमीन पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन यानी अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होने पर, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं और कोई 2 अन्य ग्रुप लग जाते हैं, तो जैसे ये एड्रेनिल और एफ्रेडिन का है, इसका उपयोग, इसकी जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो रक्तचाप, यदि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इन्हीं 2 की दवाइयाँ बनाकर आपको दी जाती हैं, जिसे हम कृत्रिम विधियों से फैक्ट्रियों में निर्माण करते हैं। दूसरा संश्लेषित यौगिक नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है, यानी कि दांतों में बहुत से रोग होते हैं, उनके लिए नोवोकेन का उपयोग किया जाता है। ये पूरी भाषा अमीनों के बारे में, अमीन क्या होते हैं। अब बताते हैं अमीनों का वर्गीकरण। अमीनों का वर्गीकरण हम तीन में कर सकते हैं। 3 में प्राथमिक अमीन यानी 1 डिग्री, नंबर 2 द्वितीयक अमीन यानी 2 डिग्री, नंबर 3 तृतीयक अमीन। जब यहां पर तृतीयक और द्वितीयक क्यों होंगे, पहला हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो प्राथमिक अमीन, दूसरा हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो द्वितीयक अमीन, तीसरा हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो तृतीयक अमीन। यहां पर सिर्फ बात है हाइड्रोजन के विस्थापन होने के बाद कौन सा यौगिक जुड़ रहा है, तो अलग अलग प्रकार के अमीन बन जाते हैं। अब आ जाते हैं अमीनों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद में आपको नामकरण पद्धति बताएंगे। इसको रफ किए देते हैं। आप जान चुके हैं अमीन के बारे में क्या होते हैं। अमीन के अलावा आपको विटामिन और हार्मोन्स के बारे में जर्नल जानकारी दे दी सामान्य। जब विटामिन और हार्मोन्स की बात आएगी तो आपको विस्तृत रूप में समझाएंगे अमीन और विटामिन क्या होते हैं। अब आ जाते हैं अमीनों का वर्गीकरण। अमीनों का वर्गीकरण अमीनों का वर्गीकरण। अब अमीन का वर्गीकरण करेंगे तो अमीन में सबसे पहले क्या होता है कि अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु, तो यहां पर लिखेंगे एक लाइन में लिखेंगे अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य यौगिक द्वारा विस्थापन होने पर अमीनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये हो गया है कि अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य यौगिक द्वारा विस्थापन होने पर अमीनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब हम अमीन का वर्गीकरण करेंगे अमोनिया के द्वारा। तो पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्राथमिक, कोष्टक में लिख देंगे 1 डिग्री अमीन। प्राथमिक या 1 डिग्री अमीन। अब इसके आगे लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र, यानी प्राथमिक का सूत्र
R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ऐसे यौगिक प्राथमिक अमीन कहलाते हैं। प्राथमिक अमीन कहलाते हैं। R सिंगल बॉन्ड NH2। जैसे इसके उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पर उदाहरण में हम कई यौगिकों को लिख सकते हैं। जैसे R की जगह पे हम ले लें CH3NH2 यानी कि मेथिल अमीन, प्राथमिक ये 1 डिग्री अमीन है। इसी प्रकार से या C2H5NH2 एथिल अमीन, ये 1 डिग्री अमीन है। ये हो गया प्राथमिक अमीनों का वर्गीकरण। यहाँ पर प्राथमिक अमीन के बारे में हमने आपको बता दिया, ये प्राथमिक अमीनों का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर प्राथमिक अमीन बोलेंगे, इसका सामान्य सूत्र RNH2 होता है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, जब अमोनिया से, ऐसे भी बोलेंगे। यहाँ पर प्राथमिक अमीन की परिभाषा को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह द्वारा विस्थापित होने पर एल्किल जब एक नया यौगिक बनता है उसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु जब विस्थापित होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक अमीन। अब आपको बताते हैं द्वितीयक अमीन। नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। अब द्वितीयक अमीन, दूसरी हेडिंग डालेंगे द्वितीयक अमीन। इसको भी ऐसे इसी प्रकार से लिखेंगे। नंबर 2 द्वितीयक अमीन। द्वितीयक का मतलब होता है 2 डिग्री एमीन। अब लिखेंगे, इसको भी वैसे ही सेम लिखेंगे। इसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड R NH होता है। यानी कि एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन अब फिर निकल गया है। पहले क्या था? NH2, और अमोनिया का फार्मूला क्या होता? NH3। यहां से अमोनिया से एक हाइड्रोजन और पृथक हो गया होता है। ऐसे यौगिक होता है, ऐसे यौगिक द्वितीयक अमीन कहलाते हैं। इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, या इसको लिखें R2NH। यहां पर हमने R2 लिख दिया, 2 बॉन्ड से RRL अलग अलग थे। या फिर आप ऐसे लिख दें R सिंगल बॉन्ड R, ऐसे कहलाते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे CH3NH, ये 2 डिग्री है, इसका नाम होगा 1 और 1 2 है मेथिल डाई मेथिल अमीन। अब यहाँ पर लिखेंगे C2H5NH, और यहाँ पर लिख देंगे C2H5NH, ये भी 2 डिग्री है। अब ये एथिल लगे हुए हैं तो डाई एथिल अमीन। इनका नाम अगर चाहो तो आप लिखकर हम बता देते हैं आपको। इसका नाम है डाई मेथिल, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल अमीन, और इसका नाम है डाई एथिल अमीन, डाई एथिल अमीन। अब ये हो गया द्वितीयक अमीन। द्वितीयक अमीन का वर्गीकरण हो गया है। अब लास्ट आ जाता है तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन को भी हम इसी प्रकार से बताएंगे। आप तृतीयक अमीन के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद में अमीनों के नामकरण पर आ जाते हैं। नामकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नामकरण के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगी 3 हेडिंग। हेडिंग नंबर 3 हो गया, जिसको हम लिखेंगे तृतीयक। तृतीयक को ही कहते हैं 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इसका सामान्य सूत्र N, अब तीनों H निकल चुके हैं, ये N है, ये है RN, R ट्रिपल N, ट्रिपल R और N, यानी कि R का मतलब है एल्किल, या तो मेथिल होगा या एथिल होगा। तो N होता है ऐसे यौगिक तृतीयक एमीन कहलाते हैं। ये हो गया तृतीयक एमीन के लिए। अब इसके बारे में एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एग्जाम्पल बता दें। यहाँ पर EX एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें CH3 जहाँ जहाँ पर R है वहाँ पर CH3 लिख दें। ये लीजिए, ये लिख गया N। यह है तृतीयक अमीन 3 डिग्री। अब यहाँ पर एथिल भी लिख लीजिए, C2H5। R की जगह पर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। R की जगह पर हम एलिफेटिक का, यौगिक में एल्किल मूलक का कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया है 3 डिग्री, ये भी है अमीन, लेकिन इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल अमीन। इसका नाम होगा ट्राई मेथिल, चूंकि मेथिल लगे हुए हैं, अमीन। और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल अमीन। ये हो गए अमीन। अब ये कंप्लीट हो गया अमीनों का वर्गीकरण। अब इसके बाद में चलते हैं अमीनों का नामकरण। अब करेंगे इसमें अमीनों का नामकरण। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्या है एमीनों का नामकरण। अब एमीनों के नामकरण के पद्धतियां बताएंगे। एमीनों के नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। तो सामान्य पद्धति में अलग नाम लिखेंगे और IUPAC पद्धति में अलग। सामान्य पद्धति में क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसका हमेशा एल्किल नाम लिखा जाता है। जैसे जिसे हम एल्किल में कहते हैं प्रीफिक्स नाम, जैसे मेथेन को मेथिल, एथेन को एथिल, ब्यूटेन को ब्यूटिल, पेंटेन को पेंटिल नाम लिखते हैं। और IUPAC में जो एथेन, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट होते हैं, उस आधार पर हम अमीन का नामकरण करेंगे। तो चलिए पहला CH3NH2, CH3 को हम क्या कहते हैं मेथिल, तो हम लिख देंगे मेथिल, और सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, क्या लिखा हुआ एमीन। ये हो गया मेथिल अमीन। अब ये मेथिल को हम यहां पर बोलेंगे मेथेन। IUPAC में जो एक कार्बन होता है उसको एन की आवाज देते हैं, यानी एल्केन श्रृंखला का नाम लिखें। यह सामान्य पद्धति में एल्किल श्रृंखला का नाम लिखा जाता है और IUPAC पद्धति में एल्केन। तो एक कार्बन को कहते हैं मेथेन, मेथेन। और इसी में क्या जुड़ा है अमीन, तो ये हो जाएगा मेथेनामीन, ये हो जाएगा मेथेनामीन। अब ये हो गया मेथेनामीन। अब देख लीजिए कितना अंतर है, मेथिल अमीन और मेथेनामीन हो जाएगा। तो यहां पर अंतर हो जाता है क्योंकि इसमें एल्किल श्रृंखला लिखी जाती है और इसमें एल्केन श्रृंखला। एल्केन श्रृंखला का नामकरण लिखते हैं सामान्य पद्धति में, और IUPAC पद्धति में एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ये नाम लिखे जाते हैं, और इसमें एल्किल समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल लिखे जाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए एक और एक, 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब होता है एथिल। यही IUPAC में लिखेंगे तो इसे बोलेंगे एथेन। अब इसे बोलेंगे क्या एथेन।
और जुड़ा क्या है, एमीन, तो यहाँ पर एमीन कर दो, एथिल एमीन। और इसमें एमीन जोड़ेंगे तो इसमें एमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, ना, एथेनामीन, एथेनामीन, ये हो गया एथेनामीन। और कौन से कार्बन पर लगा है, फर्स्ट, तो यहाँ पर कार्बन को बताएंगे हम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल ही कार्बन था तो उसमें कोई भी दो राय नहीं थी। अब यहाँ पर आ जाते, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये जब भी दूसरे कार्बन पर एक एल्किल समूह यानी मेथिल समूह जुड़ा हो तो उसके नाम के आगे लगा देते हैं हम आइसो, आइसो लगा दिया। ये नाम लगाना जरूरी हो जाता है जब ऐसी संरचना पाई जाए, जब दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह उपस्थित हो तो सामान्य पद्धति में उसके नाम के आगे आइसो लगा देते हैं। कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल, और यहां पर क्या है, एमीन, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। तो यहां पर ऐसे मात्रा भी लगा दो, एमीन होता है, ठीक है। अब इसका हम आईपीएसी पद्धति में नाम लिखेंगे तो कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनेंगे, तो यहाँ पर कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुन ली, तो 1 और 1 2। अब यहाँ पर पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ, मेथिल, तो लिखेंगे 1 मेथिल, पहले कार्बन पर लगा है मेथिल समूह 1 मेथिल। और यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन। और जुड़ा क्या हुआ है यहाँ पर, एमीन, तो एथेनामीन, और एथेनामीन में कार्बन पे पहला है तो फर्स्ट, तो इसे बोलेंगे 1 मेथिल एथेनामीन। अब इसी प्रकार से जब यहाँ पर ये आइसो रूप लिखना है, ये यहाँ पर ये 3 कार्बन, जब कार्बन की श्रृंखला में दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल समूह, ये कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुने, हो गई, इससे ज़्यादा लंबी नहीं मिल सकती। 2 मेथिल समूह, एक ये और एक ये जुड़ा, तो ऐसे के नाम के आगे लगा देते हैं हम नियो या ट्रेट, ट्रेट लगा देते हैं, तो ट्रेट या नियो लगाते थे। ट्रेट, कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल। और यहां पर क्या लगा हुआ, एमीन, तो नियो ब्यूटिल एमीन, ये हो गया इसका नाम। अब ये हो गया इसका नाम। अब इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,1, क्या लिखेंगे, 1,1 डाईमेथिल, तो यहाँ पर नया नाम हो जाएगा इसमें, तो पहले जो श्रृंखला से बाहर है उसको लिखेंगे 1,1 डाईमेथिल, 1,1 डाईमेथिल। और ये पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं मेथेन, और उसमें जोड़ देंगे एमीन, एथेन, और अमीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेनामीन। कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पर, ये हो गया एथेनामीन, मीन लगा देंगे, मीन, एथेनामीन। अब आ जाता है यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक। ये द्वितीयक एमीन है और ये तृतीयक है, क्योंकि यहाँ पर एक एच बाकी है, इसका CH3 नीचे ले लेते हैं तब आपको सही से दिखाई देगा। ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इसके नाम के आगे N लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, N लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, N मेथिल, क्या लिख देंगे, N मेथिल। जो कार्बन की पहली श्रृंखला होती है उसका नाम पहले हम लिख देते हैं, जो कार्बन में अल्फाबेट में पहला आता है ABCD में, यानी अल्फाबेट में पहला आता है, उसके साथ हम अमीन का नाम लिखेंगे। तो इसे 1 और 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मेथेन कहते हैं, ई पहले आता है और यम बाद में आता तो मेथेन, तो कैपिटल N के साथ में उसका नामकरण करेंगे, N मेथिल। और यहां पर क्या लिखा है, एथेन, तो एथिल अमीन फर्स्ट। कार्बन की गिनती इधर से करेंगे, तो कार्बन की इधर से ये देखिए N मेथिल, यानी कि पहले नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन टूटने पर ये द्वितीयक है, तो N मेथिल। और ये क्या हो गया, एथिल अमीन फर्स्ट, नहीं एथिल अमीन बता देंगे,
अब इसी प्रकार से इसका उदाहरण नाम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे फिर यहां पे एन मेथिल, और कितने कार्बन है, 1 और 2, तो यहां हो जाएगा एथेन, और इसके साथ में क्या जुड़ा, एमीन, और इसमें लगा देंगे फर्स्ट, बताएंगे किस कार्बन पर एमीन जुड़ा है, तो पहले कार्बन पर जुड़ा है, पहले नाइट्रोजन पर मेथिल जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा हुआ है, और इतने यौगिक का नाम है एथेन, और उसी में ऐड है एमीन, तो एथेनामीन, और वहां पर क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट। चाहे तो हम इसका संधि विच्छेद कर दें, यहां पर संधि कर दें तो इस पर डंडा आ जाएगा, जैसे उस पर लगा हुआ था, एक बड़े आकार डंडा लग जाएगा, तो यहां पर भी ऐसे करेंगे। अब देख लीजिए ये तृतीयक एमीन है, तो 1,1, तो यहां पर 1 की जगह पे हम ना लिख के लिखेंगे N, डाई मेथिल, 2 मेथिल लगे हैं एक नाइट्रोजन से, क्योंकि यम आता है बाद में, और प्रोपिल की जगह पे एथिल ले लें। यहां पर कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनते हैं, यहां पर अल्फाबेट की कोई बात नहीं होगी, एथिल को ले लेते हैं, ये CH3, N, डाई मेथिल। अब क्या है, 1 और 1 2 कार्बन, गिनती कहां से होगी, इधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह मिल जाता है, तो यहां पर बोलेंगे एथिल एमीन। अब इसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे, तो यहां भी लिखेंगे N, डाई मेथिल, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, एथेनामीन फर्स्ट। ये हो गया एलिफैटिक अमीनों का नामकरण। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक प्राथमिक अमीन है 1 डिग्री, और ये इतना है 2 डिग्री का, और ये अकेला है 3 डिग्री का। ये 1 डिग्री के क्या है, ये प्राथमिक अमीन है, और ये द्वितीयक अमीन, ये तृतीयक अमीन। जब प्राथमिक अमीन का नामकरण करेंगे तो N लगा लेंगे, कोई ना कोई N श्रृंखला लगी होगी, तो यहां पर द्वितीयक का करेंगे तो N, डाई हो जाएगा। ऐसे ही कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब ये इसका नामकरण खत्म हो गया। अब इसके बाद में इसके मुख्य यौगिकों को हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा इंट्रोडक्शन से आते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे, जो एड्रेनालिन था और एबोनोकोबिन था, ये सभी क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। दंत चिकित्सा में कौन सी दवा का काम होता है, या एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक यौगिक क्या होते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।